नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री। अपने वेलनेस जर्नी के दौरान और हर उम्र के लोगों से बातचीत करते हुए मैंने ये महसूस किया कि हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और वेलबींग को प्रभावित करती हैं, जैसे कि एलर्जीज़। ऐसी एक कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस। ये दुनिया में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है, फिर भी लोग शायद इसे समझ नहीं पाते या तो फिर इसका इलाज नहीं किया जाता। मेरे साथ है डॉक्टर CS काबरा, जो रेस्पिरेटरी और एलर्जी से जुड़े हुए कंडीशंस के एक्सपर्ट हैं। हमारा आज का लक्ष्य है मरीजों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझाना और उन्हें इसके लक्षण, ट्रिगर्स, इलाज और ये कैसे रोजमर्रा के जीवन को अफेक्ट करता है ये बताना। ये डिस्कशन आपको एलर्जी और रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में सही और उपयोगी जानकारी देगी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि लोग अक्सर कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस को एक ही समझते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है और ये कॉमन कोल्ड से किस तरह अलग होती है? एलर्जिक राइनाइटिस और वायरल कोल्ड में काफ़ी अंतर है। वायरल कोल्ड वायरल इन्फेक्शन से होता है, जिसमें पेशेंट को सिम्टम 4-5 दिन तक होते हैं। हल्की सर्दी हो गया और गले में इचिंग हो गई, नाक में से पानी आना, और 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। और वायरल कोल्ड कॉन्टेजियस होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में हो सकता है। पर एलर्जिक राइनाइटिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वायरल कोल्ड। ये बिल्कुल अलग है। इसमें पेशेंट को नाक के अंदर सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जब भी पेशेंट एक्सपोज होता है माइट्स के लिए, डस्ट के लिए, एनिमल डेंडर के लिए और धूल मिट्टी से, जिस भी पेशेंट को जिस भी चीज की एलर्जी है, जब भी ये एलर्जन से वो एक्सपोज होगा उसको ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है। एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट को काफी लंबा चलता है और एलर्जिक राइनाइटिस कॉन्टेजियस नहीं है। एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट की सर्दी दूसरे पेशेंट को नहीं होती अनलेस उसको एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम हो। थैंक यू। ये जानकारी काफी उपयोगी थी। थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स और ट्रिगर्स क्या होते हैं और ये किसी व्यक्ति के रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम है नाक से पानी आना, छींके आना, गले में खुजली होना, आंखों में खुजली होना, आंखें लाल होना, कफ आना, पोस्ट नेजल ड्रिप। कई बार नाक से गले में पानी गिरता है तो भी पेशेंट को गले में इरिटेशन होती है। कई पेशेंट को हेडेक होता है, फेशियल हैवीनेस लगती है, पेशेंट अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। कई बार उसको वर्किंग से ऑफ लेना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, उसके वर्किंग डेज का नुकसान होता है। ओवरऑल पेशेंट को बहुत तकलीफ रहती है और कई बार तो एलर्जिक राइनाइटिस काफ़ी लंबा भी चलता है। और पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक जब आता है जब पेशेंट उन एलर्जन के लिए एक्सपोज होता है जिससे उसको प्रॉब्लम है, जैसे कि डस्ट हो गया, अभी आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, उसके कारण भी ऐसा होता है। एनिमल डेंडर, कोई पेट है आपके घर में या कहीं जानवर आजू बाजू, उनसे भी कई पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। धूल मिट्टी से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सब फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस को। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। ये स्पष्ट है कि एलर्जिक राइनाइटिस किसी के रोजमर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर कर सकता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स बार बार होते हैं उनके लिए एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? एलर्जिक राइनाइटिस से बचाव का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका तो यह है कि आप जिस चीज़ से आपको एलर्जी है आप उनके एक्सपोजर से बचें। धूल से बचें, मिट्टी से बचें, पॉल्यूशन वाले जगह में नहीं जाएं। पर ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे रूटीन में पॉसिबल नहीं है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पोलन के सीज़न में खिड़कियां बंद रखें, माइट फ्री, डस्ट माइट फ्री बेड वगैरह यूज़ करें, क्लीनिंग रखें। और उसके बाद भी कई पेशेंट को अगर को तकलीफ रहती है तो फिर हम दवाइयाँ का इस्तेमाल करके पेशेंट के एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयों में एंटीहिस्टामिनिक्स आती हैं, नेजल स्टेरॉइड्स आते हैं। इन दवाइयों को अच्छे प्रभावी तरीके से दिया जाए तो ये काफ़ी प्रभावी तरीके से एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल करती हैं। और कुछ पेशेंट्स को इन दवाई का रिस्पॉन्स कम आता है तो हम पेशेंट को एलर्जिक इम्यूनोथेरेपी के लिए भी एडवाइस करते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत सही बात है। और अब मेरा आखिरी सवाल, अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना किया जाए तो क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं?
जी बिल्कुल। अगर एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स को लॉन्ग टर्म तक अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो पेशेंट को साइनस इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, नेजल पॉलिप हो सकते हैं, और नाक नेजल पॉलिप और साइनस इन्फेक्शन के कारण बंद रहता है तो पेशेंट को ईयर की प्रॉब्लम, ईयर इन्फेक्शन और ईयर की अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कान की अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और हेडेक रहने लगता है। और पेशेंट को लगातार अगर ये सिम्टम रहेंगे, सर्दी, हेडेक, फेशियल हैवीनेस, पेशेंट अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो कुल मिला के ये इनका ट्रीटमेंट बहुत टाइम पे ज़रूरी है, और आजकल अच्छी दवाइयों से और अच्छी इसकी प्रिकॉशंस लेके हम एलर्जिक राइनाइटिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थैंक यू। डॉक्टर, आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिस्कशन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में ज़्यादा समझ और जानकारी देगा। अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ख्याल रखें और ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ रहिए और खुलकर सांस लीजिए।